मॉडर्न हिस्ट्री का आज जो हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का होगा थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, किस तरह से ब्रिटिश ने अपने आप को एक्सपैंड किया इंडिया में, किस तरह से अलग अलग जगह पे ब्रिटिश ने अपना कब्जा जमाया, किस तरह से अलग अलग स्टेट को अपने अंडर में लिया, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हम लोग को आज पढ़ना है जैसे ब्रिटिश क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटिश क्या करेगा, सबसे पहला जो नज़र होगा इसका कहाँ पर होगा, वो होगा नंबर 1 बंगाल के ऊपर, ठीक है। बंगाल के ऊपर क्यों होगा, क्योंकि बंगाल क्या है ना, एक रिच प्रोविंस था, ठीक है। बंगाल एक रिच प्रोविंस था, यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज था यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्सेज था यहाँ पर, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट था। तो इन सब वजह से अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। बहुत ही हंसते हुए यहाँ पर आएंगे ब्रिटिशर्स इस जगह पे कब्ज़ा करने के लिए। और इसी में सबसे पहला ये लोगों का क्या था कि 1651 में इन लोगों का हुगली में फैक्ट्री सेटअप हो जाता है, ठीक है। फिर आगे जाके देखेंगे बहुत सारे जगह में, कसीम बाज़ार, पटना, ये सब में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो परमिशन था वो शाह शुजा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं जॉब चार्नोक ने कलकत्ता का फॉर्मेशन किया इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग देखे थे 1717 का क्या, गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर इसका मतलब है ड्यूटी फ्री ट्रेड, ये वहाँ पर दे दिया गया था, ठीक है। अच्छा, किसने दिया था, फारूक शेर ने दिया था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर बंगाल के हिस्ट्री में कि एक बैटल होता है, जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ घिरिया। इस बैटल में क्या होता है, अली वर्दी खान वो किसको हरा देंगे, एक नासरी डायनेस्टी का था, ठीक है, जिसका नाम था सरफराज खान, उसको यहाँ पर हराएंगे और अपना जो कब्ज़ा यहाँ पर बंगाल में जमा लेंगे। कौन, अली वर्दी खान, बहुत कैपेबल रूलर था, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना कब्ज़ा जमाते हैं और 8 साल के बाद 1748 में जो अफ़गान का प्राइजिंग था उसको दबाते हैं, ठीक है। मराठा के साथ में जो मराठास थे उनके साथ में पीस इस्टेब्लिश करते हैं 1751 में। और लेकिन इनको क्या करना पड़ा था, अपना जो उड़ीसा वाला रीजन है एज ए चौथ उनको देना पड़ गया था मराठा को, और जो रिवर है ना सुबर्ण रेखा, वो बॉर्डर बन गया था बंगाल और मराठा का, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोगों को शुरुआती बंगाल में देखने को मिल रहा है। बैटल ऑफ गिरिया एग्ज़ाम में पूछा था इसलिए लिखा गया है। तो अली वर्दी खान सरफराज खान को हरा देता है बैटल ऑफ गिरिया में, नासरी डायनेस्टी को हरा देता है और उसके जगह में अपना अफसार डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। उसके 8 साल के बाद जो अफ़गान का प्राइजिंग उसको क्रश करते हुए मराठा के साथ में पीस इस्टेब्लिश करता है 1751 में, ठीक है। लेकिन इसको उड़ीसा वाला रीजन दे देना पड़ता है मराठा को और सुवर्ण रेखा बन जाता है बॉर्डर बिटवीन बंगाल एंड मराठा, ठीक है। अली वर्दी खान के बाद में जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो आएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नेक्स्ट रूलर बना, ठीक है। हालांकि सिराजुद्दौला क्या था, यंग था, ठीक है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी था। अब सिराजुद्दौला का क्या ड्रॉबैक था वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सिराज था, सिराजुद्दौला, इसके बारे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में। तो जो सिराज था, ठीक है, ये जब पावर में आया
तो इसके बहुत सारे अपोजिशन भी थे, ठीक है। उसके बाद में यंग था ये लड़का, एनर्जेटिक था, ठीक है, एनर्जेटिक था, लेकिन क्या प्रॉब्लम था, इम्पेशेंस था, ठीक है, इम्पेशेंस था, और क्या था, एंग्री हो जाता था। तो ये सब इसका कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सिराज पावर में आया तो इसका बहुत सारा अपोजिशन था, जैसे घसीटी बेगम इसकी आंटी थी, शौकत जंग नवाब का, पूर्णिया का नवाब था, मीर जाफ़र एक ट्रेटर इसके कोर्ट में, ठीक है, और बहुत सारे और भी जो लोग थे, जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ये सब इसके अपोजिशन में थे। ये सब थे विभीषण्स थे। कौन थे ये सब, विभीषण्स, है ना, ये सब विभीषण्स थे जो इसको डुबाएंगे। सिर्फ जो लॉयल था वो कौन था, मीर मदन और एक कश्मीरी ऑफिसर मोहन लाल, ये इससे लॉयल था। सिराज को बोला जाता है कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक ट्रेजेडी जिसको बोला गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, बोला जाता है कि 20 जून 1756 में, ठीक है, सिराज ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को एक गुफा में बंद करके उनको मार डाला था, ठीक है। अब इस ट्रेजेडी जो हुआ, इसी के एक सर्वाइवर है, इसका नाम था हॉलवेल, जिसने एक बुक लिखा, इसका नाम था अलाइव द वंडर्स। इस बुक में यहाँ पर इसने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताया गया। हालांकि बोला जाता है कि ये सिर्फ था डिफेम करने के लिए, ठीक है, डिफेम करने के लिए किसको, सिराज को, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते हैं कि जो ये लोग का फोर्ट था अंग्रेज़ का ना, फोर्ट विलियम जो था, जो फोर्ट विलियम था यहाँ पर, उसको फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्टिफाई करते हैं किसको, फोर्ट विलियम को, ठीक है, लेकिन विदाउट दी परमिशन ऑफ नवाब, ठीक है। तब इससे क्या होगा, नवाब गुस्सा होगा और अटैक कर देगा किसके ऊपर में, इंग्लिश के ऊपर में। नवाब क्या हो गया, नवाब हो गया गुस्सा और वो अटैक कर देगा इंग्लिश के ऊपर में, और ये कैप्चर कर लेगा फोर्ट को, ठीक है। तो यही यहाँ पर हुआ, कलकत्ता को एक्वायर कर लिया गया नवाब के द्वारा 1756 में। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ख़तरनाक आदमी, ये मद्रास से आते हैं और आकर सिराज को यहाँ पर समझा के, ठीक है, एक ट्रीटी साइन हो जाता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757 में, जिससे ये जगह वो वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम लोग देखने को मिलेगा अब यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को एक बैटल हुआ जिसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो विभीषण्स थे इसके कोर्ट में, उसके साथ अलायंस बना लिया, जैसे मीर जाफ़र के साथ में, है ना, राय दुर्लभ के साथ में, जगत सेठ के साथ में, ओमी चंद के साथ में, इसने क्या किया, अलायंस बनाया और धोखा से सिराज को गेम से बाहर निकालकर उसको क्या कर दिया गया, मरवा दिया गया मीरान के द्वारा। मीरान कौन था, मीर जाफ़र का बेटा, ठीक है। तो धोखाधड़ी करके यहाँ पर किसको हरा दिया गया, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। और उतने टाइम जो मुग़ल रूलर थे वो थे आलमगीर टू के टाइम में ये सब हुआ, ठीक है। ये सब होने के बाद मीर जाफ़र का कोरोनेशन हो गया, वो पावर में आ गया और नया नवाब कौन बन गया, यहाँ पर मीर जाफ़र बन गया। के.एम. पन्नीकर एक राइटर है जो अपने बुक में लिखते हैं कि जो ये बैटल हुआ, ठीक है, ये बैटल नहीं था, बल्कि हम बोल सकते हैं सिंपली ये क्या था, ये हम बोल सकते हैं एक डील था।
जिससे जो बंगाल के रिच सेठ थे, जैसे मीर जाफ़र हो गया है ना, और गोमी चंद हो गया, इन लोगों ने नवाब को बेच दिया ब्रिटिश को, ये के.एम. पन्नीकर साहब कहते हैं। अब ब्रिटिश को क्या हुआ, ब्रिटिश यहाँ पर अपना जो पपेट था उसको बैठा देते हैं गद्दी पे, किंग मेकर बन गया ब्रिटिश, और पपेट कौन है, मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र को यहाँ पर गद्दी में बैठा देते हैं, और मीर जाफ़र क्या करेगा, अब गिफ्ट देगा किसको, ब्रिटिश को। तो इसने क्या किया, जो 24 परगना जो जगह है, ठीक है, उसका रेवेन्यू बोला कि आप कौन ले लेगा, ब्रिटिश ले लेंगे। ठीक है, वो जगह दे दिया, और बोला गया कि बहुत ज़्यादा पैसा वो यहाँ पर एज अ गिफ्ट मीर जाफ़र ने कंपनी को दिया, और कंपनी ने 1757 में अपना पहला कॉइन भी बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि कंपनी अब पैसा मांगता था नवाब से। ठीक है, अब मीर जाफ़र भी एक टाइम तक पैसा देते देते परेशान हो गया था। ठीक है, तो मीर जाफ़र अब क्या करता है कि अब डच के साथ में अलायंस बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर मीर जाफ़र अब क्या कर रहा है, मीर जाफ़र डच के साथ में अलायंस बना रहा है। ठीक है, कौन है, मीर जाफ़र जो है प्लस डच वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, कौन सा बैटल था, यहाँ पर इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बीडारा। ठीक है, कब हुआ, ये होगा 1759 में हुआ, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ बीडरा हुआ 1759 में, और डच और मीर कासिम को, दोनों को बैटल ऑफ बीडरा में ब्रिटिश ने हरा दिया। इस बैटल में जीता कौन, इंग्लिश वॉन। तो जब इंग्लिश जीत चुका है, उसको ये पता चल रहा है कि मीर जाफ़र तो मेरे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा था, तो इसको तो हटाना होगा। तब मीर जाफ़र को हटा दिया गया, और यहाँ पर गद्दी में मीर कासिम को बैठा दिया गया। मीर कासिम कौन था, ये सन इन लॉ था, सन इन लॉ था किसका, मीर जाफ़र का। ठीक है, और ये जो हुआ रिप्लेसमेंट हुआ, इसको रेवोल्यूशन एक बोला गया, ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ये साइलेंट रेवोल्यूशन बोला गया इस कहानी को। दैट टाइम जो गवर्नर थे कलकत्ता के, वो कौन थे, विंसीटार्ट थे। अब मीर कासिम जो बना था ना, ये एक एबलिस्ट नवाब था अमॉन्ग द सक्सेसर ऑफ द अलीवर्दी खान। ठीक है, और पपेट नहीं था ये एक इंडिपेंडेंट रूलर टाइप का था। इसने ट्रांसफ़र किया कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर। क्यों किया, क्योंकि कलकत्ता से थोड़ा ये डिस्टेंस चाहता था, अंग्रेज़ों से थोड़ा डिस्टेंस चाहता था कुछ काम करने के लिए, तो इसने ट्रांसफ़र कर लिया कैपिटल मुर्शिदाबाद से, कहाँ, बिहार की तरफ, मुंगेर में। इसने अपने ट्रूप्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दिया, आर्म्स या फिर एम्यूनिशन फैक्ट्री हो गया, ये सब का एलो इसने ओपनिंग किया। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है, मीर कासिम कर रहा है। तो ये सब जब होगा तो अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच में डिस्प्यूट होगा। तो इसी डिस्प्यूट के आगे जाकर देखेंगे कि क्या क्या डिस्प्यूट हुआ, कि कंपनी जो दीवानी था, जो दस्तक था, है ना, उसके ऊपर चीटिंग कर रहा था। ठीक है, तो इससे परेशान होकर मीर कासिम क्या बोला कि हम अपने लोगों को भी छोड़ देंगे, अब वो लोग भी फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे। तो अंग्रेज़ अब कैसे सहन कर सकता है कि अब वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करे और जो इंडियंस है वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करे, तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो नतीजा निकल के आता है, यहाँ पर क्या होता है कि मीर कासिम अकेले तो लड़ नहीं सकता था, इसलिए वो मीर कासिम, शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम II जो मुग़ल एम्परर था, उसके साथ में गठबंधन करेगा, और किससे लड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से वो क्या करेगा, लड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, हेक्टर म्यूनरो थे। और 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश ने क्या किया, इनका माइंड आर्मी को हरा दिया। ठीक है, तीनों मिलकर क्या करते हैं, हार जाते हैं। कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम II ऑफ, ठीक है, शाह आलम II जो था मुग़ल एम्परर, तीनों मिलकर हार जाते हैं। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ था, 1763 में मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया था, जब मीर कासिम बागी बन गया था। ठीक है,
तो मीर जाफ़र को जब नवाब बनाया गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिदनापुर, बर्दवान और चिट्टागोंग जो बांग्लादेश में अभी है, इसको इंग्लिश को दे दिया और ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया बंगाल में। ठीक है, किसने किया? मीर जाफ़र ने किया। अब यहाँ पर इस गेम को, ठीक है, देखने के लिए फिर से आएंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर 2 साल रहेंगे, 65 से लेकर 67 तक, और इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। शुजा-उद-दौला को बोलते हैं कि तुम एक काम करो कि इलाहाबाद और कारा वाला जो रीजन है वो शाह आलम II को दे दो और 50 लाख रुपये एज अ वॉर इंडेमिनिटी तुम पे करो जो तुम लड़ाई किए हो मेरे से। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया कि हैदराबाद में, है ना, अच्छा उसको देख लेंगे आगे वो बात को। फिर दूसरा जो था वो क्या था, शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, शाह आलम II को बोला गया कि आप क्या करिए, कंपनी के प्रोटेक्शन में रहिए और हम लोगों को एक फरमान जारी कर दीजिए कि हम लोग जो दीवानी है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का वो हम लोग वसूल कर सकें और आपको हम 26 लाख रुपया एज अ पेंशन पर एनम आपको देंगे, आप मेरे प्रोटेक्शन में रहिए इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये 2 काम किया गया। एक और काम किया गया था वो था डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये 3 काम हम बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अवध को रॉबर्ट क्लाइव ने पूरी तरह से नहीं लिया था, यहाँ पर अपना एक इसको बफर स्टेट बना कर रखा। क्यों बफर स्टेट बना के रखा? क्योंकि अफगान और मराठा, ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर ये बंगाल है, ठीक है, तो ये है अवध। ठीक है, अब इसको टेंशन क्या था कि अफगानी और मराठा, इधर से मराठा, इधर से अफगानी, ये दोनों अगर कभी भी अटैक करते हैं तो पहले अवध आएगा फिर बंगाल आएगा। तो अवध को यहाँ पर क्या किया गया, एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक फोर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया ब्रिटिश का यहाँ पर। ठीक है, और इसको एज अ बफर स्टेट बना दिया गया कि अगर कुछ होगा तो पहले तो यहीं आएंगे, उसके बाद बंगाल में आएंगे। ये अवध के साथ किया गया। तीसरा जो मास्टर स्ट्रोक था रॉबर्ट क्लाइव का वो क्या था, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। किसके द्वारा लाया गया डुअल गवर्नमेंट? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया। टाइम पीरियड 1765 से लेकर 1772 तक था। इसका मतलब क्या था, रूल ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी के पास में पावर चला गया, दीवानी वसूल करने का पावर कंपनी के पास में, निजामत कंपनी के पास में। तो दीवानी को वसूल करने के लिए, रेवेन्यू को वसूल करने के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया 2 डेप्यूटी दीवान को, मोहम्मद रज़ा खान बंगाल के लिए और राजा शिताब राय बिहार के लिए। ये 2 डेप्यूटी दीवान को लाया गया। मोहम्मद रज़ा खान यहाँ पर डेप्यूटी नाजिम या डेप्यूटी सूबेदार के तौर पे भी यहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, और ये जो डुअल गवर्नेंस है किसके द्वारा ख़त्म किया गया? वारेन हेस्टिंग एंडेड दी डुअल गवर्नेंस इन 1772। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें यहाँ पर क्या मतलब है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके पास में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था। पावर किसके पास में? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में? नवाब के पास में। यही था डुअल गवर्नेंस। पावर किसके हाथ में? अंग्रेज़ के पास में। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में? नवाब के पास में। तो कुछ कर ही नहीं पाएगा नवाब। ठीक है, अब इसी जो ट्रेजेडी यहाँ पर देखने को मिला, इसका नाम दिया गया प्लासी प्लंडर। ठीक है, रैशब्रुक विलियम एक राइटर है, उनके द्वारा ये नाम दिया गया प्लासी प्लंडर। मोस्ट डिसीसिव बैटल टू द ब्रिटिश वो कौन था? बैटल ऑफ बक्सर था, प्लासी नहीं था। क्यों?
क्योंकि जो भी बक्सर जो प्लासी में जो भी मिला उसको कंफर्म कब किया गया, जैसे हम बोल सकते हैं कि प्लासी में जो भी हम लोगों को अचीव हुआ, हम लोग को नहीं, ब्रिटिश को जो भी अचीव हुआ, ये जो अचीवमेंट था इसका जो कंफर्मेशन हुआ, इसका जो कंफर्मेशन हुआ बाय बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था? 1757 में, और ये कब हुआ? 1764 में। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि मोस्ट डिसीसिव बैटल टू द ब्रिटिश कौन था? बैटल ऑफ बक्सर था। तो जो डुअल गवर्नेंस था इसने बंगाल को एकदम ख़त्म करके रख दिया था। ठीक है, जैसे ग्रेट फेमाइन देखने को मिलता है बंगाल में 1770 में, इंग्लिश ईयर में हम बोल सकते हैं, बंगाली ईयर में बोलते हैं हम लोग 1176 में ये हुआ। ठीक है, तो इसने बंगाल को पूरी तरह से क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया था, एकदम निचोड़ के रख दिया था बंगाल को। किसने? डुअल गवर्नेंस ने बंगाल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो ये था बंगाल के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो होगा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। ठीक है, अच्छा एक अलग से जो हम बोल सकते हैं, ये तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, हम एक और यहाँ पर इसके लिए एक चीज़ बनाए हैं। अब इसके लिए क्या बनाए हैं, एक तो हम लोग प्री हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, फैक्ट बेस्ड, ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस लेक्चर में। लेकिन एक और जो लेक्चर होगा वो अगर किसी का WBCS ऑप्शनल, क्या है ऑप्शनल? अगर हिस्ट्री है तब वहाँ पर काम आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके एक और प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है या फिर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। इसका जो नोट्स होगा, इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम में, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, ये अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल देखेंगे तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि इस जगह को पकड़ो, यहाँ अपना फोर्स बैठा दो, इस जगह को पकड़ो, यहाँ भी फोर्स बैठा दो। ठीक है, फोर्स जो रहेगा इसका जो एक्सपेंस होगा, ठीक है, कौन उठाएगा, कौन देगा? बाय, ठीक है, रूलर, जो यहाँ का डायरेक्ट रूलर होगा वो इसका खर्चा उठाएगा। ये है सब्सिडियरी अलायंस। तो अगर सब्सिडियरी अलायंस देखें हम, तो रियल फाउंडर जो सब्सिडियरी अलायंस का बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है डुप्ले को बोला जाता है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले को। ठीक है, इसने क्या किया था डुप्ले ने? इसने एक अपना कंटिंजेंट, एक आर्मी कहाँ रख दिया था? हैदराबाद में रखा था। ठीक है, और हैदर अली को सपोर्ट भी था डुप्ले से। तो डुप्ले जो था वो क्या चाहता था?
डुप्ले इंडिया में भी अपना जो पकड़ था उसको बढ़ाना चाहता था। पौंडीचेरी में ये लोग का मेन सेंटर था। यहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, बहुत सारा था। फ्रेंच गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो गया था अब अमेरिका की तरफ, इंडिया को छोड़कर। तो ये सब रीजन, ये सब वजह से, और डुप्ले क्या चाहता था, ये रीस्टोर करना चाहता था इंडिया के जगह को, ठीक है। तो कार्नेटिक वॉर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कार्नेटिक किसको बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट वाला जो रीजन है उसको कार्नेटिक बोला गया, ठीक है। इंडिया के मैप अगर देखेंगे तो ये रीजन को बोला जा रहा है कार्नेटिक वाला रीजन। उतने टाइम इसी को ही कार्नेटिक बोला जाता था। तो यहाँ पर हम लोग कार्नेटिक वॉर पढ़ना है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ? 1746 से लेकर 1748 में हुआ। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ अडियार। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सैंथोम भी बोलते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सैंथोम भी बोलते हैं, जो 1746 में हुआ। किसके बीच में हुआ? फ्रेंच, डुप्ले और जो यहाँ का नवाब था आरकोट का, क्या नाम था उसका? उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था उसका? अनवर उद्दीन, सॉरी, उद्दीन नहीं, अनवरुद्दीन नाम था उसका, यहाँ पर का जो रूलर था आरकोट का, ठीक है। और मद्रास कौन ले लिया था? अंग्रेज़ यहाँ पर ले लिया था। लेकिन एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी का नाम क्या था? एक्स ला चैपल ट्रीटी। इस ट्रीटी से फिर क्या हुआ? मद्रास को रिटर्न कर दिया गया था, रिटर्न मद्रास। इसमें हुआ क्या इस बैटल में? अगर देखेंगे हम लोग, क्या नाम है? बैटल ऑफ सैंथोम, ठीक है। बैटल ऑफ सैंथोम में क्या हुआ? डुप्ले वर्सेस अनवर, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आया? मद्रास जो किसके पास था? इंग्लिश के पास था, अब वो कहाँ चला गया? फ्रेंच के पास, ठीक है। कहाँ चला गया? फ्रेंच के पास में, ठीक है। कहाँ चला गया? फ्रेंच के पास में। अब इसी मद्रास को रिटर्न कर दिया गया, रिटर्न टू इंग्लिश बाय एक्स ला चैपल ट्रीटी, जो कब हुआ? 1748 में। इसके द्वारा, इस ट्रीटी के द्वारा मद्रास को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। इसका रीज़न क्या था? यहाँ पर जो बैटल हुआ, इसका रीज़न था ऑस्ट्रियन वॉर। एक्सटर्नल रीज़न था, मतलब ऑस्ट्रिया की जगह के लिए बाहर में भी, इंडिया से बाहर में फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ते थे, ठीक है। यहाँ पर डुप्ले था और ब्रिटिश कौन था यहाँ पर? निकोलस मोर्स था। तो फ्रेंच यहाँ पर जो मॉरिशस का जो गवर्नर था लो बर्ड्यूनो, उसका हेल्प लेता है, ठीक है। जो मॉरिशस है इसको बोलते हैं आयल ऑफ फ्रांस बोलते थे, मॉरिशस को आयल ऑफ फ्रांस बोलते थे। तो बैटल ऑफ सैंथोम या बैटल ऑफ अडियार, दोनों इसका नाम था। बैटल ऑफ सैंथोम, एक और नाम बैटल ऑफ मेलापुर भी इसे बोला जाता था। ये था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ? 1749 से लेकर 1754 तक ये चला, और यहाँ पर एक बैटल देखने को मिला, बैटल ऑफ आम्बर।
जिसमें चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में मेन लड़ाई हुआ और यहाँ पर चंदा साहब जीत गए। और यहाँ पर एक ट्रीटी होता है 1754 में, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न इंटरनल था, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल मैटर था हैदराबाद का और कार्नेटिक का, इसमें यहाँ पर फ्रेंच एंड इंग्लिश पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब क्या हो रहा था यहाँ पर, एक जगह था हैदराबाद, ठीक है, दूसरा था कार्नेटिक। यहाँ पर के दो अलग अलग सक्सेसर निकल कर आएंगे। ठीक है, एक होंगे मुजफ्फर जंग और दूसरे होंगे यहाँ पर नसीर जंग। उसी तरह कर्नाटक में दो रूलर, चंदा साहेब और एक कौन था यहाँ पर, अनवर उद्दीन। तो इसी बैटल में क्या हुआ कि देखेंगे फ्रेंच क्या कर रहा है, फ्रेंच जो है मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा है और चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा है, वेयर एज इंग्लिश अपना अलग गेम चल रहा है। ठीक है, यही हुआ इंटरनल मैटर में इनका पार्टिसिपेट करते हैं और इसी वजह से हम लोग को सेकेंड कार्नेटिक वॉर देखने को मिला, जिसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 को याद रखना है। फिर आते हैं थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, 1756 से 1761 1760 तक चला। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को याद रखना है यहाँ पर बैटल ऑफ वांडी वॉश। वांडी वॉश के बाद में यहाँ पर फ्रेंच इंडिया से ख़त्म। इसका भी रीज़न क्या था, एक्सटर्नल था। एक वॉर चल रहा था सिलेशियन वॉर, जिसे 7 ईयर वॉर बोला जाता है। उसके वजह से इंडिया में भी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में झड़प हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बैटल ऑफ वांडी वॉश में फ्रेंच का डाउनफॉल हो गया। फ्रेंच का क्या आ गया, डाउनफॉल आ गया। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस। कब साइन हुआ, 1763 में, और 1770 में फ्रेंच पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो गया 1763 में, और फ्रेंच फैक्ट्री वगैरह क्लोज हो गया 1770 तक इंडिया में। और यहाँ पर अब सिर्फ कौन बचेगा, ब्रिटिश। बैटल ऑफ वांडी वॉश में इंग्लिश की तरफ से आयरकूट थे और कॉम्ट डे लैली थे फ्रेंच की तरफ से। तो ये थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में हुआ, ये ख़त्म। अब आता है वो है एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब के बारे में देखते हैं। तो एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, इसमें क्या है, बोला गया है कि एक बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था 1565 में, इसके बाद विजयनगर ख़त्म। ठीक है, कौन सा बैटल के बाद में, तो बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद में विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया था। और 1612 में फिर वेंकट टू ने वोडियार डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था यहाँ पर। और 18वीं सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर चिक्का कृष्णजा राज जो था वो रूलर बन गया था मैसूर का। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री होता है हैदर अली का। 1755 में हैदर अली फौजदार बन गए थे। ठीक है, फ्रेंच का इनको सपोर्ट था और इन्होंने मॉडर्न आर्सेनल भी इस्टेब्लिश किया था। 1761 में हैदर अली रूलर बन जाते हैं और अटैक कर देते हैं सेरिंगापट्टम में, और रूलर ऑफ मैसूर बन जाते हैं कौन, हैदर अली। कैपिटल क्या था मैसूर का, सेरिंगापट्टम, यहीं पर अटैक कर देते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर में 2 वॉर देखना है हम लोगों को, 3 देखना है। ठीक है, 4 वॉर टोटल देखना है, 2 नहीं 3 नहीं 4 वॉर। फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो होगा वो हैदर अली के टाइम में होगा, और ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली का डेथ हो जाएगा। 2 होगा टीपू सुल्तान के टाइम में, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के टाइम में होगा। और यहाँ पर मैसूर में भी फिर कब्जा हो जाएगा किसका, ब्रिटिश का। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हम लोग को क्या याद रखना है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुआ। ट्रीटी ऑफ मद्रास, हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश। यहाँ पर जो अली थे ये अच्छा काम करते हैं, ये जीतते हैं। ठीक है, फिर है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। यहाँ पर भी
टीपू सुल्तान वर्सेस वैरन हेस्टिंग हुआ। ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेस वैरन हेस्टिंग यहाँ पर हुआ। कब? ट्रिटी ऑफ मैंगलोर 1784, टीपू सुल्तान वर्सेस वैरन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान को बहुत सारा अलग अलग यहाँ पर टाइटल दिया गया। बोला गया पायनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी इन इंडिया। सबसे पहले किसने किया? टीपू सुल्तान। ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने प्लांट किया था सेरिंगापट्टम में, अपने कैपिटल में। जैकोबियन क्लब का ये मेंबर थे 1797 में। टाइगर ऑफ मैसूर बोला गया इनको। नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान का हेल्प मांगा था। ठीक है, और इन्होंने फंड भी दिया रिपेयर करने के श्रृंगेरी टेम्पल को, इंस्टॉलेशन करने के लिए आइडल ऑफ गॉडेस शारदा का यहाँ पर। तो ये सब कुछ स्टेप टीपू सुल्तान का लिया गया। बोला जाता है ये वक्त से आगे थे। ठीक है, अहेड ऑफ टाइम। तो अहेड ऑफ टाइम ये थे टीपू सुल्तान। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर में जो ट्रीटी यहाँ पर हुआ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1792 में हुआ। टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस होगा ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम में। ठीक है, कॉर्नवालिस को अलग अलग कुछ टाइटल दिया गया, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल रहे ये 1786 लेके 1793। इनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन लैंड सेटलमेंट एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। इन तीनों का फादर बोला गया इनको। किसका किसका? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन लैंड सेटलमेंट एंड फादर ऑफ इंडियन पुलिस सिस्टम। ठीक है, कॉर्नवालिस को बताया गया। क्या क्या किया गया इनके द्वारा? इन्होंने सनसेट लॉ को लागू किया 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया 1973 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। ठीक है, और अलग अलग जो भी यहाँ पर लैंड जो सेटलमेंट सिस्टम चल रहा था, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट होगा साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 के टाइम में। महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट होगा, यूपी हो गया, ठीक है, अवध हो गया, एमपी हो गया, पंजाब वाले रीजन में 1822 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाएगा। तो मैसूर को कैप्चर कर लिया गया 1799 में। ठीक है, और वेलेस्ली के द्वारा किया गया, डिफीट कर दिया गया टीपू सुल्तान को। वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया, और सबसे पहला स्टेट इसके अंडर में आने वाला कौन सा था? हैदराबाद 1798 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में। फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ सब्सिडरी अलायंस डुप्ले। फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस हम देखेंगे तो वेलेस्ली को बोला जा रहा है। तो ये था मैसूर। एंग्लो सिख वॉर में देखेंगे तो दो वॉर हम लोग को पढ़ना है। रणजीत सिंह के बारे में हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि वो हेड थे सुकर चक्या मिसल के। ठीक है, अच्छा, 1839 में इनका डेथ हो जाता है। पर्शियन रूलर थे एक, ठीक है, उनका नाम था ज़मान शाह। ज़मान शाह ने, पर्शियन रूलर जो थे, इन्होंने रंजीत सिंह को राजा का टाइटल दिया, राजा बोल रहे हैं, राजा का टाइटल दिया। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पर साइन हुआ 1809 में ब्रिटिश और रंजीत सिंह के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से कौन था? चार्ल्स मेटकाफ था। चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड मिंटो को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये। इस ट्रीटी में क्या हुआ? अमृतसर की ट्रीटी में बोला गया जो सतलज रिवर है उसके नॉर्थ में सिख रहेंगे और साउथ में इंग्लिश रहेंगे। ये था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में जो हुआ था। रंजीत सिंह ने पहली बार कोशिश की यूनाइट करने के लिए सब सिख को। इनके फादर का नाम महा सिंह था। इनको टाइटल दिया गया पंजाब केसरी का। और इनका कुछ डायलॉग था, एक डायलॉग था इनका, क्या सब लाल हो जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया? रंजीत सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, रंजीत सिंह ने क्या किया? विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर शाह शुजा को क्या बना दिया? रूलर ऑफ पर्शिया। और इससे शाह शुजा खुश होकर क्या करता है? कोहिनूर डायमंड दे देता है रंजीत सिंह को। ठीक है, विलियम बेंटिक और रंजीत सिंह ने मिलकर क्या किया? शाह शुजा को बना दिया रूलर ऑफ पर्शिया, और शाह शुजा ने कोहिनूर डायमंड दे दिया रंजीत सिंह को।
रंजीत सिंह के बाद में देखेंगे तो खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह आते हैं, कुछ दिन रूल करते हैं, ये भी मर जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं शेर सिंह। डोगरा हिंदू रूलर ने शेर सिंह को बना दिया था रूलर, और इस जो पीरियड जो था डोगरा वाले रूलर का, शेर सिंह का, इसे डेडली मिलिट्री डेमोक्रेसी बोला गया। 1843 में 1843 में यहाँ के जो रूलर बनते हैं वो कौन बनते हैं? दलीप सिंह, जो कौन था? जो सन ऑफ यंगेस्ट विडो ऑफ रंजीत सिंह थे। ठीक है, जिंदन कौर थी, उनके बेटे थे ये। और लाल सिंह को वज़ीर और तेज सिंह को मिलिट्री हेड बना दिया, और इन दोनों ने धोखाधड़ी किया। तो एक बैटल यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंग्रेज़ और सिख के बीच में 1845-1846 के टाइम में चला। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, यहाँ 3 बैटल है, मुड़की का वॉर, बैटल ऑफ अलीवाल एंड बैटल ऑफ साबरान। 3 बैटल यहाँ पर देखने को मिला। 18 दिसंबर 1845 मुड़की का वॉर हुआ। 28 जनवरी 1846 में बैटल ऑफ अलीवाल हुआ। फर्दर 10 फरवरी 1846 में बैटल ऑफ साबरान देखने को मिला फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ख़त्म हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो गया 1846 में। ठीक है, दलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हम लोग देखेंगे वो कब देखने को मिलता है? 1849 में। इसका रीज़न क्या था? एक सिविल सर्वेंट था मुल्तान में जिसका नाम था पैट्रिक वेंस एग्न्यू, उसका मर्डर हो गया। ठीक है, अब इसका जब मर्डर हो गया तो इतने टाइम 48 में डलहौजी बन गए थे गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इन्होंने क्या किया? अटैक किया मुल्तान में, और मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज के ऊपर। यहाँ भी 2 बैटल देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ चिलियानवालिया 13 जनवरी 1849 में, और बैटल ऑफ गुजरात 21 फरवरी 1849 में। 2 बैटल देखने को मिला, बैटल ऑफ चिलियानवालिया और बैटल ऑफ गुजरात 1849 में ही हुआ। बैटल ऑफ गुजरात जो था ये पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान जो था वहाँ पर एक जगह था गुजरात, वो वाला रीजन का था। इसे बैटल ऑफ गन्स एंड कैनन भी बोला गया। इस बैटल के बाद दलीप सिंह को भेज दिया गया, कहाँ? लंदन भेज दिया गया, और जिंदन कौर को एग्जाइल कर दिया गया वाराणसी में। ठीक है, डलहौजी 1848-1856 तक गवर्नर जनरल रहेंगे बंगाल के। इनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, इनके द्वारा रेलवे का इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन पोस्टल सर्विस का फादर इनको बोला गया। फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ सिस्टम PWD के, और फादर ऑफ मॉडर्न पंजाब, ये सब किसको बोला जा रहा है? ये सब डलहौजी को बोला जा रहा है। फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ सिस्टम, फादर ऑफ PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एंड फादर ऑफ मॉडर्न पंजाब, किसको बोला गया? डलहौजी को बोला गया। डलहौजी ने एक और चीज़ क्या किया था? इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था 1848 में, जिसका पहला विक्टिम क्या था? सतारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि अगर कोई रूलर है और उसका कोई अपना बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, अडॉप्ट नहीं कर सकता है, और उसका जो साम्राज्य है, उसका जो किंगडम है, वो ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लाया गया? डलहौजी के द्वारा, और पहला जो शिकार बना वो कौन था? सतारा। फिर देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है प्री के पर्सपेक्टिव से। एंग्लो मराठा वॉर में 3 वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 है, एक है हमारा ट्रीटी ऑफ सालबाई देखने को मिलता है, और ट्रीटी ऑफ बसेन देखने को मिलता है। ट्रीटी ऑफ बसेन सालबाई का हुआ 1782, और ट्रीटी ऑफ बसेन का हुआ 1802। ठीक है, सालबाई पहले हुआ, बसेन बॉ से बाद आता है और बा से बसेन आता है। तो बाद में कौन हुआ? बाद में हुआ बसेन। कब हुआ? 1802 में। ट्रीटी ऑफ बसेन जो हुआ वो बाजीराव टू और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसेन बाजीराव टू और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में हुआ था। फिर फर्दर 1818 के बाद में मराठा का डाउनफॉल आ गया, और जो कैप्चर था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। नेपोलियन ऑफ मराठा किसको बोला जाता है? बाजीराव वन को बोला जाता है। तो ये मराठा का हम लोग इतना जानना था, बाकी मेन से क्लास में देखेंगे। ठीक है, कुछ अदर यहाँ पर जो ट्रीटी हुए, जैसे एंग्लो नेपाल ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सांगुली कब हुआ? 1816 में। कब हुआ? एंग्लो नेपाल ट्रीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या?
ट्रीटी ऑफ सांगुली कब हुआ? 1816 में। एंग्लो बर्मा ट्रीटी हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यामदाबो 1826 में हुआ, इसके 10 साल के बाद में। और थर्ड जो है वो एंग्लो अफगान ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ गंदामक जिसको बोलते हैं, 1879 में हुआ। ये 3 ट्रीटी को भी हम लोग को याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। एंग्लो नेपाल ट्रीटी जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सांगुली 1816, एंग्लो बर्मा ट्रीटी जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ यामदाबो 1826, एंग्लो अफगान ट्रीटी जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ गंदामक 1879, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि फैक्ट बेस्ड, ठीक है, स्पेशली फॉर, किसके लिए? ये WBCS प्री के लिए, ठीक है, मेंस के लिए अलग से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लेक्चर यहाँ पर ये वाला ख़त्म होता है, ठीक है। लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।